नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरिकल स्टडी विद सानू में। आज से हम पर्यावरण की एक नई श्रृंखला क्वेश्चन आंसर श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और ये श्रृंखला होगी टेट और सुपर टेट एग्जाम को देखकर चलाई जा रही है, यानी कि उनको उनके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, यानी कि टेट और सुपर टेट एग्जाम को फोकस करके ये श्रृंखला चलाई जा रही है। और ये जो श्रृंखला होगी ये आपके एसएससी, इसके अलावा आपका यूपी पुलिस एसआई या यूपी पुलिस आपका कांस्टेबल, लेखपाल, इन सब में आपके लिए क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, लाभकारी सिद्ध होगी। और इस सीरीज़ का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको बता दूं कि एक आंसर सीरीज में आपको 5 सेकंड का क्वेश्चन आंसर देने का टाइम दिया जाएगा। दूसरा ये जो सीरीज होगी इसकी एक और विशेषता ये होगी कि इसमें एक एक ऑप्शन पर व्यापक और विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। पहला हम देखते हैं। तो पहला जो है खाद्य श्रृंखला जो है, पहला ऑप्शन दिया गया है। तो खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या है, प्रकृति के द्वारा संचालित होती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ये सब क्या है, ये आपकी प्रकृति के द्वारा संचालित होने वाली एक ये प्रकृति का नियम है। तो उसी के आधार पर ये संचालित होती है। तो ये खाद्य श्रृंखला क्या है, प्रकृति के नियमों की तरह संचालित होती है। ये आपका सर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है मानव प्रेरित पाचकीय तंत्र। तो मानव प्रेरित पाचकीय तंत्र जो है ये क्या है, यानी कि मानव के द्वारा जो प्रेरित पाचकीय तंत्र होता है वो मानवीय नियमों के आधार पर संचालित होता है, ना कि प्राकृतिक नियमों के आधार पर। तो ये जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अगले ऑप्शन को देखें तो ऊर्जा का प्रवाह, जैव रासायनिक चक्र, ये सब प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होने वाले क्या हैं, कारक हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले जो क्वेश्चन है उसमें एक कथन और एक कारण दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें पहला जो कथन दिया गया है उसमें कहा गया है कि पर्यावरण अपार शक्तियों का भंडार है। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण क्या है, अपार शक्तियों का भंडार है, बिल्कुल सही बात है। अगला इसका कारण दिया गया है, पर्यावरण शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही क्या होता है, पर्यावरण शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। क्या होता है, इसमें कहा गया पर्यावरणीय शक्तियाँ, जो पर्यावरण में शक्ति, अपार शक्ति पाई जा रही है और इनके द्वारा जो प्रक्रिया संचालित होती है, इनके द्वारा ही पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका जो सही है, इसका क्वेश्चन का पहला आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि वनों को काटने का परिणाम क्या होता है, यानी कि वनों को काटने से परिणाम, यानी कि वनों को काटने से क्या हमको हानियाँ दिखाई देती हैं या क्या परिणाम मुख्यतः दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात, वनों को काटने से वर्षा और नमी में वृद्धि होती है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वर्षा और नमी में वृद्धि कब होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, वनों को काटने से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इनका। दूसरा है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। तो मिट्टी का जो क्षरण होगा और बाढ़ अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी, तो ये जो होगा ये किसके कारण होगा, वनों को काटने के कारण ही होता है। तो यानी कि ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, ये इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उष्णता में कमी, ये भी वनों के काटने से संबंधित नहीं होगा। तो ये भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो होगा हमारा सेकंड नंबर का आंसर होगा, कौन सा, मिट्टी की क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जो है हमारा ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। क्या है, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो इसमें पहला दिया गया है नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, और इनमें से कोई नहीं। तो नियतिवादी अवधारणा में क्या कहा गया था, तो नियतिवादी अवधारणा जो दी थी हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने दी थी। किसने दी थी, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने नियतिवादी अवधारणा दी थी। इसके अलावा नियतिवादी अवधारणा में क्या कहा गया, इसमें कहा गया मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। ये किसमें कहा गया था, नियतिवादी अवधारणा में कहा गया था मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है।
दूसरा संभववादी अवधारणा जो थी वो कार्ल सावर और ईसा बोमेन ने दी थी। किसने दी थी? कार्ल सावर और ईसा बोमेन ने संभववादी अवधारणा दी थी। इसमें कहा गया कि मानव जो है पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व है। क्या कहा गया? मानव पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व है और मानव पर्यावरण के सक्रिय तत्व होने के कारण मानव पर्यावरण पर विजय प्राप्त कर चुका है, जिस कारण वो पर्यावरण में अपने हिसाब से परिवर्तन भी कर सकता है। ये संभववादी में बोला गया था। क्या बोला गया था? मानव पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व है और जिस कारण से मानव प्रकृति पर क्या कर चुका है? विजय प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार से वो हर प्रकार से क्या कर सकता है? प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये संभववादी अवधारणा में बोला गया था। इसके अलावा नियतिवादी या नवनियतिवादी अवधारणा में क्या बोला गया था? नवनियतिवादी अवधारणा जो थी वो ग्रिफिथ टेलर और H.O. स्पेट ने दी थी। किसने? ग्रिफिथ टेलर और H.O. स्पेट ने यह अवधारणा दी थी। इसका एक स्लोगन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, रुको और जाओ, किस अवधारणा से संबंध रखता है? तो नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है रुको और जाओ। इसमें कहा गया कि हमें प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहा गया इसमें? हमें प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी विकास की नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। अर्थात जो विकास करना चाहिए वो सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें संसाधनों का जो दोहन हो वो क्या हो? ऐसा हो जो क्या हो? संसाधन हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सतत विकास का प्रतिपादन किस अवधारणा में हुआ था? नवनियतिवादी में। इसके प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ और H.O. स्पेट जो थे वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। इसमें कहा गया है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? क्या कहा गया इसमें? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक पहला ऑप्शन दिया गया है कार्ल रिटर। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्ल रिटर ही पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। और इससे पहले वाले हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि नवनियतिवाद से संबंध कौन रखते थे? ग्रिफिथ टेलर। कौन रखते थे? ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर तो वहाँ हो गए। तो यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपके कार्ल रिटर थे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पर है और इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? आपको बता दूं मैं कि प्रकृति में 2 तरह की चीज़ें, यानी कि विश्व में क्या है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर क्या है? एक तो जल है और दूसरा स्थल है। मुख्यतः क्या है? जल और स्थल पाए जाते हैं। और जल और स्थल के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होता है ये क्या होता है? पर्यावरण का एक स्थायी जैव समूह होता है। क्या होता है? एक स्थायी जैव समूह होता है। और इसी जैव समूह को हम क्या नाम देते हैं? इकोटॉन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इकोटॉन। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी जैव समूह को क्या बोलेंगे हम? इकोटॉन बोलेंगे। इकोटॉन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्या है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कोयला जो है वो क्या है? धारणीय विकास में, यानी कि ये क्या करेगा? इसका कोयले का भी क्षरण होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोयला एक ऐसी चीज़ है जो ताउम्र चलेगी। ठीक है, तो कोयले के भंडार हैं, आज न कल तो निबट ही जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। तो यानी कि धारणीय रूप से विकास नहीं करता। दूसरा, खनिज तेल एवं गैस, यानी कि ये भी क्या होता है? कुछ हद तक हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके अलावा इसके भी भंडार जो है एक निश्चित सीमा तक ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। तो कैसा सतत विकास होना चाहिए? ऐसा नहीं कि सारा पेट्रोल डीजल हम ही निकाल लें। तो ये क्या है? इनका क्या करेंगे? हम ऐसे दोहन करेंगे जो भावी पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। तो इसीलिए खनिज तेल का क्या हो सकते हैं? ये भी खत्म हो सकते हैं और ये भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारे धारणीय विकास के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। तो अगला है जल विद्युत। जल विद्युत एक ऐसा है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? जल है।
दूसरा है जल से जो विद्युत बनाई जाती है वो क्या होती है, किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं करती। तो यानी कि धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, जल विद्युत है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के बारे में, परमाणु ऊर्जा क्या होगी, परमाणुओं का यानी कि परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए हमको नाभिकीय रिएक्टर बनाना पड़ेगा और नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा ऊर्जा बनानी पड़ेगी। तो इनका भी क्या होता है, इन तत्वों का भी क्षय होता है और ये भी हमारे इनसे भी क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, जिस कारण से ये भी धारणीय विकास की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। धारणीय विकास की दृष्टिकोण से सिर्फ एक ही ठीक है, जल विद्युत, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है कि या किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब या किस तारीख को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 21 मार्च। तो 21 मार्च को आपको बता दें, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है 5 जून। 5 जून बिल्कुल ठीक है, 5 जून को ही क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है 25 मई। 25 मई को नेशनल मेमोरियल डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल मेमोरियल डे मनाया जाता है। इसके अलावा 31 मई को क्या मनाया जाता है, 31 मई को आपका एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, एंटी टोबैको डे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 5 जून हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वें नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें ये पूछा गया, क्या पूछा गया है, पर्यावरण के से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पहला ऑप्शन है, ये दिया गया है कि भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है वो क्या पर्यावरण है। बिल्कुल है सर, सही बात है। अगला है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, ये भी सही बात है। अगला है भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, यानी कि हमारे भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक क्रियाओं की जो अंतःक्रिया होती है वो एक दूसरे से संबंध रखती है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोजोफाइट्स यानी कि मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, होलोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से होते हैं, मीजोफाइट्स से होते हैं जो मृदा, जल एवं सामान्य जलवायु में उगते हैं। मृदा, जल या सामान्य जलवायु में जो उगते हैं उसमें, यानी कि जलीय मृदा और सामान्य जलवायु में जो उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम मोजोफाइट्स बोलते हैं। जहाँ पर जल भी सामान्य हो और जलवायु भी सामान्य हो, ऐसी जगह उगने वाले पौधों को हम क्या बोलेंगे, मीजोफाइट्स बोलेंगे। हाइड्रोफाइट्स किसको बोलेंगे, जो जलीय मृदा में उगने वाले पौधे होंगे, यानी कि जो जल में उगने वाले पौधे होंगे उनको हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स किसको बोलेंगे, जल में उगने वाले पौधों को। इसके अलावा मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या है, यही सही आंसर है। जीरोफाइट्स किसको बोलते हैं, जो कहाँ उगते हैं, आपके मरुस्थल में उगते हैं। हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं, हेलोफाइट्स हम उनको बोलते हैं सर जो क्या उगते हैं, जो कहाँ पर उगते हैं, लवड़ी मृदा में, यानी कि दलदली मृदा में उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। तो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित कौन करता है, पहला ऑप्शन है वर्षा, प्रकाश, मृदा और
मृदा जल। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश, वर्षा, मृदा, मृदा जल। इनमें से प्रकाश जो होता है भू प्रकृति की जो वनस्पति होता है उसको निर्धारित करता है, सही बात है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है, ये हमारा 70% सही है। ठीक है। वर्षा, ये भी इसी प्रकार का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन मृदा जो होती है ये क्या होती है, जो मृदा होती है आपकी, ये वनस्पति को निर्धारित करती है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि भारत में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, कपास की खेती अच्छी होती है, लैटराइट मिट्टी में मसालों की खेती अच्छी होती है, जलोढ़ मृदा में क्या होती है आपकी, जलोढ़ मृदा में खाद्यान्नों की खेती अच्छी होती है। तो ये किस पर डिपेंड किया, उसकी मृदा में। तो यानी कि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, मृदा पर डिपेंड करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगला 12वां क्वेश्चन है, तालाब परितंत्र में जीव भार पिरामिड में तालाब परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है। तो इसमें सीधा सीधा सिंपल आंसर है, उल्टा होता है सर। कैसा होता है, उल्टा होता है। तालाब परितंत्र का पिरामिड जीव भार में कैसा होता है, उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है। यानी कि ऊर्जा सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होती है। यानी कि जब आपने किसी चीज़ को खा लिया, उससे एनर्जी ले ली, तो क्या आप उसको दोबारा दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो यानी कि ऊर्जा सिर्फ यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक फ्लो से दूसरे फ्लो में, यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ही जाती है क्या, ऊर्जा। तो यानी कि ऊर्जा का फ्लो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक दिशी। एक दिशी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने वाली ऊर्जा में कितना ह्रास होता है, या कि ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का 10% नियम एक दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा का जो 10% नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है, लिंडमान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, लिंडमान के द्वारा ऊर्जा का 10% नियम दिया गया है। और इस ऊर्जा के 10% नियम में ये बताया गया कि जब कोई भी ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ट्रांसफर होती है तो 10% ऊर्जा ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में पहुंचती है, बाकी 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, 15वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये। पंद्रहवां क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित अपचहित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। मृदा में उपस्थित अपचहित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ह्यूमस। ह्यूमस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि सही आंसर है। ह्यूमस में क्या होते हैं, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ह्यूमस में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन। अगला है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा सूर्य। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, उत्पादक भी सूर्य पर डिपेंड है, उपभोक्ता भी सूर्य पर डिपेंड है, ये भी सूर्य पर डिपेंड है। यानी कि क्या है, एक तरह से सभी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। तो यानी कि सभी इस पर डिपेंड हैं। तो इसकी वजह से क्या है, सूर्य जो है हमारी प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा है, सूर्य हमारी प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं,
है, अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज कवक को कहते हैं क्या कहते हैं? जीवाणु एक्टिनोमाइसीज कवक को कहते हैं। तो जीवाणु एक्टिनोमाइसीज कवक को भक्षपोषी कहते हैं? नहीं कहते हैं सर, भक्षपोषी तो गठपर्णी होता है, पिचर प्लांट होता है, भक्षपोषी होता है। ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते सर। तीसरा अपघटक, बिल्कुल सही बात, अपघटक कहते हैं किसको? जीवाणु एक्टिनोमाइसीज और जो कवक होते हैं इनको अपघटक कहते हैं। और इन्हीं अपघटक को क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम क्या होता है? एक ऐसी फाइल जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों के फलों और पत्तियों को संरक्षित करके एक फाइल तैयार की जाती है, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। तो हर्बेरियम तो होगा नहीं, गलत हो गया सर आंसर। एक्वेरियम, एक्वेरियम में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यानी कि मछलियों को इसमें हम संरक्षित रखते हैं विभिन्न प्रकार की, और कृत्रिम रूप से साज सज्जा का कार्य करती हैं घर में, बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर होगा सही, यानी कि घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम प्रतंत्र को क्या बोलते हैं हम? घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम प्रतंत्र को एक्वेरियम बोलते हैं। अगला हम देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जब हम क्वेश्चन देख ही रहे हैं तो हाइड्रोपोनिक्स को भी देख लेते हैं, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में जो कृषि की जाती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अभी बताया, अभी आप कहेंगे सर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था 10वें नंबर के क्वेश्चन में कि हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले पौधे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स को बोलेंगे यानी कि एक ऐसा एक क्या ले लिया जाएगा? एक पात्र ले लिया जाएगा। इस पात्र में क्या होगा? जल भरा होगा, और जो जल होगा इसमें ही पौधा लगा दिया जाएगा। क्या होगा? इसमें पौधा लगा दिया जाएगा, और इसमें पौधा लगा दिया जाएगा, इसमें उस पौधे की प्रॉपर्टी के आधार पर पोषक तत्व डाल दिए जाएंगे, और जो पोषक तत्व इसमें पड़ जाएंगे तो क्या होगा? वो पोषक तत्व की वजह से ही वो पौधा ग्रो करेगा, यानी कि इसी को बोलते हैं जलीय कृषि, जिसमें किसी भी खेत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पानी और उसमें पोषक तत्व डालकर क्या कर दिया जाता है? पौधों को उगा दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने क्या बताया था? एक्वेरियम। अगला 19वें नंबर का क्वेश्चन आता है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पहला ऑप्शन है वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है? बिल्कुल नहीं है सर, कि वन क्या है? मानव कहाँ बनाता है? वन तो नेचर द्वारा क्रिएट किए गए। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है फसल पारिस्थितिकी तंत्र। तो फसल पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? फसल कोई नेचर द्वारा दी जाती है। फसल क्या होता है? जब क्या होता है? किसान उगाता है, तो यानी कि नेचर का भी इसमें रोल होता है, लेकिन किसान का ज़्यादा रोल होता है। तो क्या है? फसल परितंत्र जो है आपका मानव निर्मित परितंत्र है। इसके अलावा जो घास होती है आपकी, ये भी कृत्रिम होती है, यानी कि कृत्रिम नहीं सॉरी नेचर द्वारा होती है। अलबड़ी जल जो होता है ये भी नेचर के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फसल परितंत्र होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? फसल परितंत्र। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यही हमारा। लास्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य में संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इससे पहले भी हमने शायद ये क्वेश्चन किया हुआ है पीछे स्लाइड में। तो हमने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो संक्रमित क्षेत्र होता है इकोटॉन। क्या कहलाता है? इकोटॉन एक ऐसा संक्रमित क्षेत्र होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य कैसा होता है? एक संक्रमित क्षेत्र होता है, और स्थायी जैव समूह भी होता है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज को आपके बीच में डिस्कस किया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन आंसरों का सेट लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।